पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन एक दूसरे से हाथ मिलाने की तैयारी में जुट गए हैं। और वो कौन कौन से संगठन हैं? एक है लश्कर तैयबा और दूसरा है जैश ए मोहम्मद। ये डेडली अलायंस करने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, उनके सूत्रों के मुताबिक लश्कर के टॉप आतंकवादियों को जैश के गढ़ में देखा गया है। बहावलपुर के एक बड़े मदरसे में लश्कर के सभी टॉप आतंकी जमा हुए थे। बहावलपुर को जैश का गढ़ माना जाता है। यहीं पर जैश के सरगना मसूद अजहर का मुख्य कैंप है। पाकिस्तान का बहावलपुर ये वही ठिकाना है जहां से पहलगाम हमले की साजिश रची गई, और ये वही ठिकाना है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारी तबाही मची थी और हमारी सेनाओं ने जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह को तबाह किया था। आतंक का ये अड्डा एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि आतंक के इसी ठिकाने में एक बार फिर से आतंकियों के आकाओं की बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की जानकारी सामने आने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं, क्योंकि आतंकियों की मीटिंग के बाद जो सवाल उठ रहे हैं उनमें दो सवाल सबसे बड़े और अहम हैं। सवाल नंबर 1, क्या लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद अब एक साथ आ चुके हैं? सवाल नंबर 2, क्या ये मिलकर भारत के खिलाफ किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं? भारतीय खुफिया एजेंसियां ऐसे कई सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जैश और लश्कर के कई बड़े आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया गया था और आतंकियों के इन्हीं ठिकानों से पहलगाम हमले की साजिश को अंजाम दिया गया था। इसके बावजूद लश्कर तैयबा के टॉप आतंकियों की एक अहम बैठक पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई, जो जैश ए मोहम्मद का सबसे मुफीद ठिकाना माना जाता है। आतंकियों की इस मीटिंग में लश्कर के कई बड़े आतंकी जैसे हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज अब्दुल रऊफ मौजूद था। हालांकि भारत पहले ही साफ कर चुका है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और किसी भी आतंकी साजिश को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके बावजूद आतंकियों की मीटिंग को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं सूत्रों का दावा है कि जैश और लश्कर दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश में जुटे हैं। साथ ही दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को रचने के लिए दोनों आतंकी संगठन एक दूसरे से हाथ मिलाने की प्लानिंग में जुटे हैं। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान में फिलहाल किलिंग रुक गई है, फांसी नहीं दी जा रही है, और ये उनके सूत्र बता रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर पश्चिमी मीडिया झूठे और भ्रामक दावे कर रहा है। ईरान में लोगों की मौत पर सस्पेंस क्यों? ईरानी विदेश मंत्री का सनसनीखेज दावा। क्या नरम पड़ गए ट्रंप के तेवर? ईरान ने अचानक क्यों बंद किया एयर स्पेस? ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तनाव जारी है। एक तरफ ईरान के अंदर तनाव है तो खमेनी सरकार को बाहर से अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है। अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने के कारण ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को कमर्शियल जहाजों के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ये फैसला अचानक लिया गया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान किसी भी हमले से निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। ट्रंप की लगातार आती हुई चेतावनियों को वो हल्के में नहीं लेना चाहता। इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने अपने कुछ सैन्य ठिकानों से सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है। कतर बेस से अपने सैनिकों को अमेरिका ने हटा दिया है। इसकी वजह है ईरान की धमकी। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर हमला हुआ तो वो अमेरिकी बेस को नहीं छोड़ेगा, और यही वजह है कि सैनिक अब हटाए जा रहे हैं। ईरान में अभी भी लोगों का विद्रोह जारी है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 2615 लोग मारे गए हैं। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि प्रदर्शनों में मौतों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में है। पश्चिमी मीडिया आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और गलत जानकारी फैला रहा है।
My message is do not repeat the same mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. The determination also cannot be bound. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy and opted for war. My message is between war and diplomacy is a better way, although we don't have any positive experience from the United States, but still diplomacy is much better than war. But it is up to the US president to decide. अरागची ने कहा, अब 4 दिन हो गए, देश में पूरी शांति है, कोई प्रदर्शन या अशांति नहीं है, फांसी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को देश का वैध अधिकार बताया और कहा कि इन पर कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने अमेरिका पर डिप्लोमेसी से दूर रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन गलत सूचनाओं के आधार पर युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने ये दावा ऐसे वक्त में किया जब रेजा पहलवी और कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ईरान में 12,000 से ज्यादा मौत का दावा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिससे ऐसा लग रहा है कि उनके तेवर नरम पड़ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान में फांसी की सजा और हत्याएं रुक गई। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों से पता चला है कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसी नहीं होगी, लेकिन स्थिति पर नजर बनी हुई है। Very important sources on the other side, and they said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. आपको बता दें कि 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सोल्टानी को फांसी दिए जाने की आशंका थी, जो अब टल गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने भी एक इंटरव्यू में फांसी को टाले जाने की पुष्टि की है। ट्रंप के शुरुआती तीखे तेवर अब थोड़े ढीले पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन कहा, हम देखते हैं क्या होता है। ताकि बिना बड़े युद्ध के दबाव बनाए रखा जा सके। रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।